एक बार की बात है, काशीपुर में सुरेश और रमेश नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। दोनों ही अनाथ और बहुत गरीब थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे और सब काम साथ साथ ही करते थे, चाहे खेल हो, जंगल से लकड़ियां लाना हो या गधे चराना हो। जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ, लगता है शेर आ रहा है। सुरेश बहुत समझदार और संतोषी था, पर रमेश थोड़ा लालची था, जिसके कारण कई बार वो मुसीबत में फंस जाता था। पर सुरेश हमेशा रमेश को अपनी सूझबूझ से बचा लेता था। इसी तरह एक दिन दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए थे। तभी अचानक उन्होंने घोड़ों की आवाज सुनी और जब उन्होंने उधर देखा तो देखा कि दो डाकू अपने घोड़े पर आ रहे हैं। ये देख दोनों डर गए। रमेश जल्दी से छुप जाओ, डाकू आ रहे हैं। डाकुओं को देखकर दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए और उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों डाकू एक झाड़ी के सामने आकर रुक गए और वहां रखे एक पत्थर को हटाया। पत्थर के हटते ही झाड़ियां हट गईं, जिसके पीछे एक गुफा थी। डाकुओं ने गुफा के बगल से एक पत्थर घुमाए और ऐसा करते ही गुफा खुल गई। सुरेश और रमेश ये देख हैरान हो गए। कुछ देर बाद दोनों डाकू गुफा से बाहर आए और गुफा को पहले की तरह झाड़ियों से छुपाकर चले गए। उनके जाने के बाद सुरेश और रमेश बाहर आए। जरूर इस गुफा में डाकुओं का लूटा हुआ खजाना होगा, चलो जाकर देखते हैं। नहीं नहीं, अगर डाकुओं को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, चलो मेरे साथ। सुरेश के मना करने पर भी रमेश उसको अपने साथ गुफा में ले गया और जैसे ही दोनों गुफा में घुसे, उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और गहने रखे थे। दोनों ये देखकर हैरान हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हमारी गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। पर अगर डाकुओं को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। जब तक डाकू वापस आएंगे हम यहाँ से खजाना लेकर जा चुके होंगे। नहीं, अगर हम सारा खजाना एक ही साथ ले जाएंगे तो वो कहीं से भी हमें खोज ही निकालेंगे। आखिर वो डाकू हैं। पर मेरे पास एक योजना है जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हम रोज एक एक सोने का सिक्का यहाँ से ले जाएंगे। इससे उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से कुछ चुराया है। पर उससे तो हमें अमीर बनने में काफी दिन लग जाएंगे। हाँ, पर कम से कम पकड़े तो नहीं जाएंगे। लालच बुरी बला होती है रमेश, ज्यादा लालच मत करो। सुरेश ने किसी तरह रमेश को समझाया और उस दिन के बाद वो रोज छुपकर गुफा के बाहर इंतजार करते और जैसे ही डाकू अपनी गुफा से बाहर जाते, दोनों अंदर जाकर एक एक सोने का सिक्का ले आते। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन रमेश के मन में लालच आ गया। वो किसी भी तरह गुफा का सारा खजाना लेना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने एक योजना बनाई और अगले दिन अपने गधे को लेकर गुफा से सिक्का लेने आया। रमेश, अपने गधे को साथ क्यों लाए हो? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? वो मेरे पैर में दर्द है, अगर चल नहीं पाऊंगा तो इस पर बैठ जाऊंगा, इसलिए ले आया। क्या? फिर तो ऐसी हालत में गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम्हारा पैर ठीक होने के बाद आएंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं, मेरा गधा किस दिन काम आएगा? ठीक है, चलो इंतजार करते हैं। दोनों दोस्त गुफा के बाहर छुपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद डाकू अपने घोड़ों पे बड़ी बड़ी बोरियों में लूट का सामान लेकर आए और गुफा के अंदर चले गए। लगता है आज इन्होंने कोई बड़ी लूट की है, ढेर सारा खजाना मिलेगा। उससे हमें क्या? हमें तो सिर्फ एक सिक्के से मतलब है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर में डाकू लूट का सामान अंदर रखकर बाहर आए और वहां से चले गए। उनके जाते ही दोनों दोस्त गुफा के अंदर गए और सुरेश ने जल्दी से एक सिक्का उठा लिया। पर रमेश की योजना कुछ अलग थी। वो अपने गधे पर रखे बोरियां खोलने लगा। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना अपना सिक्का लेकर यहाँ से निकलते हैं। नहीं, ऐसे एक एक सिक्के लेने से कुछ नहीं होगा। आज मैं जितना हो सके उतना खजाना लेकर जाऊंगा, इसीलिए तो ये गधा लेकर आया हूँ। तुम भी जितना खजाना उठा सके उठा लो। लालच बुरी बला है, ऐसा मत करो वरना पकड़े जाओगे। जब कोई हमें देखेगा ही नहीं तो पकड़े कैसे जाएंगे?
सुरेश के बहुत समझाने पर भी रमेश नहीं माना और अपनी बोरियों में ढेर सारा खजाना भर के गधे पर लाद दिया और दोनों वहां से बाहर निकले। रमेश बहुत खुश था, लेकिन तभी ज्यादा वजन होने की वजह से उसका गधा थककर रास्ते में ही बैठ गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी गधा नहीं उठा। ये देख दोनों घबरा गए। अब हम क्या करें? ये गधा तो उठ ही नहीं रहा। कहीं डाकू आ गए तो? मैं कहता हूँ ये खजाना यहीं छोड़कर भाग जाते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी। मैं खजाना नहीं छोड़ूंगा। तू बहुत जिद्दी है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से अपना गधा लेकर आता हूँ। सुरेश रमेश को वहीं छोड़कर अपना गधा लाने चला गया। तभी पीछे से डाकू अपनी गुफा में आ गए और खजाने की चोरी देख गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी उनकी नजर गधे के पैरों के निशान में पड़े। जरूर चोर उधर ही गया होगा, उसका पीछा करते हैं। डाकू पैरों के निशान का पीछा करते हुए रमेश तक पहुंच गए और उसके पास खजाना देखकर उसे बंदी बना दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा खजाना चुराओ? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की कोई माफी नहीं है। अब तुम जिंदगी भर हमारे कैद में रहोगे। ले चलो इसे। डाकू रमेश को अपने साथ ले गए और गुफा के अंदर बांध दिया। उसे वहां छोड़कर वो गुफा बंद करके वहां से चले गए। रमेश मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। उसे सुरेश की बात ना मानने का पछतावा हो रहा था। सुरेश की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, और अपने लालच के कारण आज इतनी मुसीबत में फंस गया। इधर जब सुरेश वापस आया तो रमेश को वहां न पाकर समझ गया कि जरूर वो डाकुओं के हाथ लग गया। लगता है मेरे दोस्त को डाकू ले गए, पर मेरे रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। सुरेश ने अपने दोस्त को बचाने की ठान ली और अगले दिन गुफा के बाहर डाकुओं के जाने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही वो गुफा से बाहर गए, वो तुरंत गुफा के अंदर गया और रमेश को खोलकर आजाद कर दिया। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं समझ गया हूँ कि लालच बुरी बला होती है। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात मान लेता तो आज ऐसी मुसीबत नहीं आती। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि अब तुम ये बात समझ चुके हो। और अब मुझे कोई सिक्के नहीं चाहिए। जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। सही कहा। बहुत समय पहले की बात है। फूलपुर में एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, जहाँ से वहाँ के व्यापारी फल लेकर मंडी में बेचते थे। उसी मंडी में पूजा नाम की लड़की भी फल बेचने आया करती थी, पर उसे मंडी के कुछ व्यापारी पसंद नहीं करते थे, और उसका कारण था पूजा का अच्छा व्यवहार, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसके पास फल खरीदने जाते थे। और इसीलिए वो लोग पूजा के लिए तरह तरह की दिक्कतें पैदा करते थे, जिसकी वजह से उसको बेचने के लिए फल मिलते नहीं थे। ये पूजा अगर बगीचे में मेरे से पहले पहुंच गई तो फल लेकर मंडी चली जाएगी, फिर सब इसी से फल खरीदेंगे। मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। हाँ, ये तरीका सही रहेगा। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मदद करो। क्या हुआ काका? देखो ना बेटी, मेरा बैल भाग गया है और मैं अपनी बैलगाड़ी छोड़ के उसके पीछे नहीं जा सकता। मेरी मदद कर दो, मेरे बैल को वापस ले आओ। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। महेश ने ऐसी चाल चली कि पूजा उसके जाल में फंस गई। उसने जानबूझकर अपने बैल को भगा दिया और पूजा को उसके पीछे भेज दिया, ताकि वो समय पर बगीचे में न पहुंच सके। मैं तो चला बगीचे से फल लेने। जब तक पूजा बैल को वापस लेकर आई, बगीचे का सारा फल लोग ले जा चुके थे। पूजा बचे हुए थोड़े बहुत फल लेकर मंडी जाती है, लेकिन महेश के बैल को पकड़ने के चक्कर में उसका इतना समय बर्बाद हो गया था कि वो आज भी मंडी देर से पहुंची, जब मंडी बंद होने वाला था। अब आज भी मेरे फल नहीं बिकेंगे। पूजा दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। हर रोज यही होता है, कभी समय पर मंडी नहीं पहुंच पाती। पूजा के साथ रोज रोज यही होने लगा। वह रोज फल लेने बगीचे की तरफ जाती, लेकिन मंडी के दूसरे व्यापारी रोज उसे किसी न किसी काम में उलझा देते थे, जिससे वो कभी भी सही समय पर बगीचे में नहीं पहुंच पाती थी, जिससे वो फल लेकर मंडी भी समय पर नहीं पहुंच पाती थी। हर रोज वो इसी तरह दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। पूजा बहुत दुखी थी। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी।
पूजा, पूजा, अचानक से आवाज सुनकर पूजा चौंक गई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो डर गई, क्योंकि उससे वही पेड़ बात कर रहा था जिसके नीचे वो बैठी थी। डरो मत पूजा, तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादुई पेड़? हाँ, और मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ कि कैसे तुम्हें लोग बगीचे में पहुँचने से रोकते हैं। वह तुम्हारी मदद करने के स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मदद? पर कैसी मदद? तुम्हें मंडी में बेचने के लिए फल चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगा, वो भी जितनी और जैसे फल चाहो उतनी। पर आप पर तो एक फल भी नहीं लगा है। वो भी आ जाएंगे। जैसे ही पेड़ ने ऐसा कहा, उस पेड़ में तरह तरह के फल आने लगे। पूजा ये देख आश्चर्यचकित हो गई। पूजा, तुम रोज जितने चाहो उतने फल मुझसे ले जा सकती हो। इससे तुम मंडी समय पर पहुंचकर अपने फल आराम से बेच सकती हो। पूजा ये देख के खुश हो गई। अब वो रोज उस पेड़ के पास जाती थी और अपनी पूरी टोकरी तरह तरह के फलों से भरकर मंडी में बेचने चली जाती थी। उसके फल इतने ताजे और खूबसूरत रहते थे कि सारे लोग उसी से फल खरीदने लगे। ये देखकर बाकी व्यापारियों को जलन होने लगी। महेश को पूजा पर शक होने लगा, क्योंकि अब वो फल लेने बगीचे में भी नहीं जाती थी। इतने सारे ताजे फल पूजा को रोज कहाँ से मिलते हैं? अब ये बगीचे में भी नहीं जाती। जरूर कोई बात है, इसका पीछा करने से ही असली बात का पता चलेगा। अगले दिन महेश ने पूजा का पीछा किया और उसने देखा पूजा फिर से उसी पेड़ के पास जाकर उससे बातें करने लगी। पेड़ भाई, मैं फल लेने आ गई, कृपया मुझे ढेर सारे फल दे दो। ऐसा बोलते ही पेड़ में ढेर सारे फल आ गए। महेश ये देखकर हैरान हो गया। वह चुपचाप पूजा को देखता रहा। तो ये है असली राज, पूजा को फल ये जादुई पेड़ देता है। ये देखकर महेश ने एक योजना बनाई। अगर ये पेड़ मुझे मिल जाए तो मुझे रोज रोज फल लेने के लिए बगीचे में नहीं जाना पड़ेगा। पूजा के जाने के बाद महेश भी उस जादुई पेड़ के पास गया और उसने वही बोला जो पूजा ने बोला था। पेड़ भाई, मैं फल लेने आ गई, कृपया मुझे ढेर सारे फल दे दो। महेश के बार बार बोलने पर भी पेड़ में एक भी फल नहीं आए। ये देख महेश को गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वो किसी भी तरह उस पेड़ के फल लेकर रहेगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। कल सुबह तुम्हें काट कर अपने घर ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम मुझे फल कैसे नहीं देते। महेश ने पेड़ काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे काट नहीं पाया। तब पूजा वहाँ आती है और महेश को पेड़ काटते देखती है और डर के उसके पास जाती है। ये क्या कर रहे हो काका? इस पेड़ को मत काटो। पूजा, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। ये एक जादुई पेड़ है, यही तुम्हें इतने अच्छे अच्छे फल देता है ना। लेकिन अब मैं इसे काट कर अपने घर ले जाऊंगा। चलो हटो यहाँ से, लगता है ये ऐसे नहीं कटेगा। अभी गांव जाकर बड़ा हथियार लेकर आता हूँ। महेश बड़ा हथियार लेने गांव की ओर जाता है। ये देख पूजा पेड़ के पास जाकर विनती करती है। पेड़ भाई, अब आपकी सच्चाई लोगों को पता चल चुकी है। अब आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप यहाँ से चले जाइए। पूजा के ऐसा कहते ही पेड़ के चारों ओर एक रोशनी फैलने लगी और देखते ही देखते उस पेड़ ने एक इंसान का रूप ले लिया। ये देख पूजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद पूजा, मैं परिलोक का एक राजकुमार हूँ। बहुत साल पहले मैंने गलती से एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने मुझे पेड़ बनने का श्राप दिया था और कहा था कि जब तक कोई मुझे खुद अपने मन से यहाँ से वापस जाने को नहीं कहता, तब तक मैं पेड़ ही बना रहूंगा। आज तुमने मुझे यहाँ से जाने को बोलकर मुझे श्राप मुक्त कर दिया। चलो अच्छा है, आप अब हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गए। हाँ, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। ये लो, इस फल के बीज अपने घर में लगा देना, फिर तुम्हें कभी फलों की कमी नहीं होगी। फल पूजा को देकर राजकुमार वहाँ से गायब हो गया। पूजा ने उस फल का बीज अपने घर में लगा दिया और देखते ही देखते उस बीज ने एक पेड़ का रूप ले लिया और उसमें तरह तरह के फल लग गए। अरे वाह, ये तो एक जादुई पेड़ है। उस दिन के बाद पूजा को कभी भी फलों की कमी नहीं हुई। वह जो भी फल चाहती थी, जादुई पेड़ उसे दे देता। एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक चरवाहा अपने माता पिता के साथ रहता है। वैसे तो वो बहुत अच्छा लड़का था,
पर उसे एक ही बुरी आदत थी, झूठ बोलने की। झूठ बोलने के साथ साथ वो बहुत लापरवाह था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन राजू स्कूल से आने के बाद आराम कर रहा था। तभी उसके पिता ने वहाँ आकर उससे पूछा, राजू, तुमने स्कूल की पढ़ाई कर ली? हाँ पिताजी, कर ली। ठीक है, मैं भेड़ों को चराने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। राजू ने अपने पिता से झूठ बोला क्योंकि उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी। वाह, आखिर मेरा झूठ मेरे काम आ ही गया। राजू ऐसे ही सबसे झूठ बोलता रहता था। फिर एक दिन राजू के पिता बीमार पड़ गए, जिसके कारण वो अपने भेड़ों को चराने नहीं जा पाए और उन्होंने राजू को बुलाकर भेड़ों को चराने का काम दिया। बेटे राजू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम भेड़ों को चराने ले जाओ। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। और हाँ, भेड़ों का ध्यान रखना, एक भी भेड़ खोनी नहीं चाहिए। कहीं खेल कूद करने के चक्कर में मत लग जाना। मेरे साथ सारे भेड़ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। भेड़ों की सुरक्षा का भरोसा दिलाकर राजू उन्हें चराने पास के जंगल में ले गया। उसने जंगल जाकर भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ उन्हें देखने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका मन ऊब गया। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर पास के खेत में काम करते कुछ लोगों पर पड़ी। उसने उन्हें देख उनसे मस्ती करने की सोची ताकि उसका मनोरंजन हो पाए। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई और उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, भागो भागो, भेड़िया आया, कोई मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया। राजू की आवाज सुन खेत में काम करने वाले लोग घबरा गए और सब काम छोड़कर राजू को बचाने के लिए उसकी तरफ डंडे, फावड़ा और जो भी उन्हें मिल सका लेकर भागे। पर जब वो राजू के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भेड़िया नहीं है और राजू उन पर हंस रहा है। राजू, कहाँ है भेड़िया और तुम हंस क्यों रहे हो? अरे कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। राजू, ये भी कोई मजाक करने की बात है? हमें लगा तुम मुसीबत में हो, इसलिए हम सब काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए और तुम झूठ बोल रहे थे। ये आदत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। अब आगे से नहीं करूँगा। गांव वाले वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर राजू अपने भेड़ों को लेकर जंगल में गया और उसने फिर से अपने मनोरंजन के लिए वही योजना अपनाई। ओ भागो भागो, भेड़िया आया, कोई मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया। राजू की चीख सुनकर फिर से गांव वाले अपना अपना काम छोड़कर राजू को बचाने आए। पर पिछली बार की तरह इस बार भी राजू झूठ बोल रहा था। वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। राजू, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम रोज रोज झूठ बोलकर हमारा काम खराब करते हो। इस तरह तो तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आप लोगों में इतनी समझ भी नहीं कि इस जंगल में कोई भेड़िया नहीं रहता। आप लोग बेवकूफ हो जो दौड़ते हुए आ जाते हो। पर एक बात कहूँ, आप लोगों की बेवकूफी देखकर मुझे तो बड़ा मजा आया। चलो चलो, इसे तो समझाना ही बेकार है। अगले दिन राजू फिर से अपने भेड़ लेकर उसी जंगल में उन्हें चराने गया और उसने फिर से गांव वालों के साथ मस्ती करने की सोची। राजू अपनी योजना के अनुसार चिल्लाने ही जा रहा था, तभी उसने सामने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। वो रुक गया और ध्यान से उधर देखने लगा। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ सच में एक भेड़िया वहाँ आ गया और राजू के सामने खड़ा हो गया। राजू ये देखकर डर गया। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, जल्दी कोई बचाओ, ये भेड़िया ये मुझे खा जाएगा। राजू अपने प्राण बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ के चिल्लाने लगा। अरे सुनो, वो राजू फिर से भेड़िया आया चिल्ला रहा है। चिल्लाने दो, अब उसके झूठ के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। चुपचाप अपना काम करो। सही कहा। अगर वहाँ गए तो फिर से हमें देख के हंसेगा और हमारा मजाक उड़ाएगा। उधर राजू मदद के लिए चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को फिर से मजाक समझकर जाना जरूरी नहीं समझा। इधर भेड़िया राजू के भेड़ों की तरफ बढ़ता जा रहा था। राजू असहाय होकर भेड़िए के ऊपर चिल्लाने लगा, कोई तो बचाओ, ये भेड़िया मेरे भेड़ों को खा जाएगा।
राजू के चीखने चिल्लाने का कोई असर ना भेड़िए पर पड़ा ना गांव वालों पर, और देखते ही देखते भूखे भेड़िए ने राजू के भेड़ों पर हमला कर दिया और उन्हें एक एक करके खा गया। राजू ये सब पेड़ के ऊपर से देखता रहा, पर अपने भेड़ों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। राजू को उसकी झूठ बोलने की आदत भारी पड़ गई, जिसे उससे अपने भेड़ों के प्राणों से चुकाना पड़ा। भेड़िया राजू के भेड़ों को अपना भोजन बनाकर वहाँ से जाने लगा। तभी एक गांव वाले की नजर उस पर पड़ी। अरे वो देखो, ये तो सच का भेड़िया आ गया। कहीं राजू सच में तो मुसीबत में नहीं? चलो। गांव वाले राजू को बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने राजू के सारे भेड़ खा लिए थे और राजू डरा सहमा पेड़ के ऊपर बैठा था। गांव वाले राजू को पेड़ पर देख चिल्लाए, क्या हुआ राजू, पेड़ पर क्यों चढ़े हो? भेड़िए के डर से, उसने हमारे सारे भेड़ खा लिए। अरे तो इसलिए तुम चिल्ला रहे थे? हमें तो लगा कि आज भी हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो, इसलिए कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। इसलिए मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। अगर तुम रोज रोज मजाक के नाम पर झूठ नहीं बोलते, आज तुम्हारे भेड़ जिंदा होते। राजू को मन ही मन बहुत दुख हुआ और उसे ये बात समझ में आ गई कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा ही होता है। गांव वालों ने मिलकर राजू को पेड़ से उतारा और राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कसम खाई कि आगे से कभी झूठ नहीं बोलेगा और गांव वालों से अपने झूठ से परेशान करने के लिए माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि अब से कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। और इस घटना से राजू को ये भी समझ में आ गया कि झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खो देते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।